नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा तो यह होना चाहिए था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण के मंच से ही धड़ाधड़ आदेशों को पारित करना, लागू करना शुरू कर दिया है। यह बोलते हैं जनता के साथ किए हुए कमिटमेंट को अक्षरशः पूरा करना, तुरंत पूरा करना, बिना किसी लाग लपेट के। अमेरिका के राष्ट्रपति के निर्णयों की आलोचना हो सकती है, उनके निर्णय पर मीन मेख निकाला जा सकता है, कानून के दायरे में उसको जांचा परखा जा सकता है। जनता के द्वारा किए गए कमिटमेंट पर उन्होंने यह कार्रवाई किया, इस पर क्या राजनीतिक मंशा उनका है, यह सब विषय चर्चा का हो सकता है। लेकिन एक विषय जो निर्विवाद रूप से चर्चा की जरूरत ही नहीं है, वह यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो अपने जनता जनार्दन के साथ वादा किया था उसको तुरंत कमिटमेंट के रूप में किया। पहले दिन 100 से ज्यादा फाइलों पर हस्ताक्षर किया। यह होता है जननायक, और इसीलिए अमेरिका अमेरिका है। आज चर्चा भारत में। अमेरिका की बात मैंने इसलिए किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने चुनाव प्रचार में कुछ घोषणाएं की थी। उन्होंने शपथ ग्रहण किया, और वो जो परेड था, शपथ ग्रहण के बाद जनता को जो संबोधित किए थे, उसी कार्यक्रम में संबोधन के तुरंत बाद उन्होंने सारे फाइलों पर हस्ताक्षर कर दिया। एक अमेरिका है, एक हमारा देश है कि आप वादे पर वादे करते रहिए, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को तो याद नहीं रहता कि हमने क्या वादे किए हैं, क्योंकि कई बार वही वादे वो अगले बार भी करते हैं, उसके अगले बार भी करते हैं, उसके अगले बार भी करते हैं। मतलब अगर 10 बार चुनाव लड़े तो एक ही बात को 10 बार करेंगे। मैं दिल्ली की बात करने के लिए बैठा हुआ। अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो बोले थे कि जमुना को साफ कर दूंगा। दूसरी बार बोले कि अगले साल जमुना साफ। तीसरी बार, मतलब पिछले 10 साल से हर बार अगले बार जमुना साफ की बात करते हैं, और अब तक जमुना साफ नहीं। उनकी राजनीति इस बार साफ होने के कगार पर है। जमुना साफ होगी नहीं होगी, यह अभी चिंता का विषय है। मित्रों, आज मेरा मुद्दा जमुना साफ होना और गंदा होना नहीं है, क्योंकि वो मुझे मालूम है कि राजनीतिक मंशा जब तक नहीं होगी तब तक जमुना साफ नहीं होगी। जमुना साफ होने से पहले खुद का मन साफ होना चाहिए, जनता का काम करने का मन स्थिति होनी चाहिए, और साफ मन से कोई भी काम करने का इच्छा होना चाहिए। वह इच्छा शक्ति की कमी हमारे राजनीतिक दल में है, इसीलिए जमुना साफ नहीं हो रही और काम नहीं हो रहा। चर्चा आज कुछ विषयों पर करते हैं जिससे मैं दुखी हूं और वो आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मेरा मानना है और मेरा सोचना है कि अगर कोई चीज आपको लग रहा है कि यह जनता के सामने जाए तो वो आप भेजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप पर बाउंडेशन नहीं है। आप कुछ भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो जब आप कुछ भी लिख पढ़ बोल सकते हैं तो क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप साझों की प्रार्थना है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, ताकि समस्या अपने समाधान को प्राप्त हो। क्योंकि समस्या अगर जनता के पास जाएगी तो कोई ना कोई समाधान लेके आएगी, और वो जो समाधान लेके आएगी तो समाप्त होगी। जैसा कि मैं दिल्ली की समस्या आपके सामने रख रहा हूं, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। इससे महत्वपूर्ण मुद्दा मुझे नहीं लगा जो आपके सामने ले आऊं। समस्या क्या है? आप सबको पता होगा, आजकल किसी सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है। आप सीधे गूगल पर बोलिए कि दिल्ली की बजट घाटा कितना है। लिखा हुआ आएगा कि इस साल 2023-24 की जो बजट गई है उसमें 40,000 करोड़ का घाटा है। आप दूसरा गूगल बाबा से पूछिए कि भाई जल बोर्ड का कर्जा कितना है। लिखा आएगा कि अभी पिछले साल तक 70,000 करोड़ रुपया का कर्जा आ गया। फिर पूछिए कि डीटीसी का घाटा कितना है। लिखा आएगा कि 10,000 करोड़ को पार कर चुका है। फिर स्वास्थ्य मंत्रालय को पूछिए, शिक्षा को पूछिए। मतलब दिल्ली सरकार के हर महकमे की कर्ज की पूछताछ कर लीजिए, गूगल पर आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन है, गूगल वहीं से उसको उठाता है। अगर आपको लगता है कि गूगल बहुत कचरा ज्ञान है, और होता भी है, मैं बिल्कुल दावा कर सकता हूं कि जो गूगल पे है वो सत्य नहीं है,
तो 10 रुपया का एफिडेविट वो पोस्टल ऑर्डर लीजिए और दिल्ली सरकार के सचिवालय में जमा कराइए कि हमको सिलसिलेवार तरीके से हर मंत्रालय के बजट या घाटा का विवरण दिया जाए। आरटीआई के अंतर्गत आपको मिल जाएगा और आपको हफ्ते दिन में वो जानकारी हो जाएगी। चुनाव अभी हफ्ता दिन से ज्यादा है। आरटीआई को तो आप मानेंगे ना कि यह सत्य है, गूगल वाला गलत है, और मैं गूगल के बयान पर बोल रहा हूं, मैंने आरटीआई से नहीं मांगा है। लेकिन बजट भाषण तो सुना हूं टीवी पर, दिल्ली सरकार का बजट कितना घाटे में है, तो आप सबने टीवी पर देखा है, क्योंकि अब विधानसभा का कार्रवाई लाइव प्रसारण हो रहा है, तो उसमें तो कोई आरटीआई की जरूरत ही नहीं। मित्रों, अगर जल बोर्ड पर 70,000 करोड़ का कर्जा है तो फिर पानी मुफ्त देने की क्या मजबूरी है? वो और कर्जा बढ़ेगा तो पैसा कहां से आएगा? अगर डीटीसी में 10,000 करोड़ का कर्जा है तो महिलाओं को मुफ्त यात्रा का सुविधा देने की क्या जरूरत है? वह कर्जा कहां से आएगा? अगर हमारी दिल्ली सरकार का बजट घाटा 40,000 करोड़ रुपए से ऊपर है तो हम और मुफ्त की योजनाओं को लागू करके कहां से भरपाई करेंगे? मतलब क्या आप दिल्ली सरकार को कहीं बेचने, गिरवी रखने के विचार कर रहे हैं? क्योंकि जल बोर्ड तो अब गिरवी भी नहीं रखी जा सकती। 70,000 करोड़ से ऊपर के घाटे वाले महकमों को कौन खरीदेगा और कौन किस काम का वो रह पाएगा? मित्रों, मेरा प्रश्न यही है कि दिल्ली में मुख्यतः 3 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वर्तमान सरकार चलाने वाले अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, और 1857 में पहली बार राजनीतिक दल के रूप में भारत में रजिस्टर्ड हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ये तीनों पार्टियों ने अपने अपने चुनाव घोषणा पत्र, शपथ पत्र, वचन पत्र और संकल्प पत्र के रूप में पर्चा दिल्ली के जनता के सामने रखा है, जिन मुद्दों पर वो चुनाव में जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव में तीनों पार्टियों ने एक से बढ़कर एक मुफ्त योजना देने की बौछार कर दी। अरविंद केजरीवाल ने 1,000 को बढ़ा करके 2,100 करने की बात कही है, तो कांग्रेस पार्टी ने 2,500 रुपया करने की बात कही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम उसको बराबर करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर शिक्षा योजना के तहत स्कॉलरशिप से उच्च शिक्षा की बात की है, तो भारतीय जनता पार्टी का आज अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त होगी। कोई कह रहा है कि हम 8500 रुपया बेरोजगार को देंगे, कोई कह रहा है कि हम 5 लाख रुपया का ऋण देंगे, कोई कह रहा है कि अनलिमिटेड स्वास्थ्य का हम पैसा देंगे। कहां से देंगे यह कोई नहीं बता रहा है। हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, जिसमें एक तरफ रिपब्लिकन उम्मीदवार खड़ा होता है और दूसरे तरफ दूसरा उम्मीदवार खड़ा होता है, और दोनों उम्मीदवार आपस में बात रखते हैं। वो कहते हैं कि मैं ऋण माफ करूंगा, तो दूसरा पूछता है कि कहां से माफ करोगे। बीच में जनता रहती है और वो पूरे लाइव प्रसारण होता है। देश भर की जनता टीवी चैनल और अपने मोबाइलों पर देखती है। वो कहता है कि कर्जा माफ करूंगा तो मेरे पैसा यहां से आएगा, तो जनता कहती है कि आएगा तो कैसे आएगा। यह भारत में नहीं है, क्योंकि तीनों ही राजनीतिक दल में से किसी ने दिल्ली के बजट घाटे की चर्चा नहीं की। क्योंकि अगर चर्चा करेंगे तो प्रश्न बन जाएगा कि अगर घाटे में है तो तुम मुफ्त में देने की बात क्यों कर रहे हो। मैं समझ सकता हूं कि नरेंद्र मोदी ने छाती पर पत्थर रख करके मुफ्त की योजनाओं की स्वीकृति कैसे दी होगी, किस परिस्थिति में दी होगी। आपको पता है कि सांप का कांटे का जहर का इलाज सांप के जहर से ही किया जाता है। मतलब अगर आपको सांप ने काट लिया है तो डॉक्टर वो अंदाज करता है कि कितना विषैला सांप होगा, उसके अनुपात का जहर आपके शरीर में इंजेक्ट की जाती है, तब जाकर के आप बच पाते हैं। तो दिल्ली की जनता को बचाने के लिए, इस महा अजगर से के जहर से बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी छोटा जहर देने की बात सोची होगी, या मैं उम्मीद लगा सकता हूं। हालांकि मेरे से नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं यही सोच करके मुफ्त में दिया। यही बात कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा होगा कि एक बार मुफ्त की लालच देकर के सरकार लाया जाए, उसके बाद जनता के सामने कहा जाए कि भाई इतना घाटा है और आपको करना पड़ेगा। क्योंकि उनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेड़ पर पैसे नहीं उगते। ये मनमोहन सिंह जो अभी दिवंगत हुए हैं, उन्होंने कहा था कि नहीं, आपको तो कड़वी गोली खानी पड़ेगी, मीठी गोली से सेहत ठीक नहीं रहता है।
लेकिन मैं बड़ा अफसोस के साथ यह कहने जा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, बल्कि उसका अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में ज्यादातर राज्यों में सरकार बनाई हुई है। मान लीजिए कि दिल्ली में आज आपने अपना शपथ पत्र, वचन पत्र जो जारी किया, उसमें जो जो चीजें लागू करने का बात कह रहे हैं, अगर आपका सरकार बन जाता है, आप लागू भी कर देंगे, तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता आपसे पूछेगी कि भाई हमसे कौन सी दुश्मनी है, हम तो आपको वोट नहीं देंगे। फिर उत्तर प्रदेश जैसे बड़ा राज्य जहां 25-30 करोड़ की आबादी रहती है, वहां पर अगर हम 500 का सिलेंडर और 25-2500 रुपया सारे महिलाओं को देने लगेंगे तो कहां से दे पाएंगे? उतना तो बजट भी उत्तर प्रदेश का नहीं है। मतलब आप देश को गुमराह कर रहे हैं या कर्ज में डुबो करके श्रीलंका बनाना चाह रहे हैं। देश के सभी राजनीतिक दलों को देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक सेहत का कोई ख्याल नहीं। उन्हें इन केंद्र प्रकेंद्र सत्ता में आने, सत्ता बनाए रखने और सरकार में बने रहने की लालसा है। उसी की लालच में वो देश को गुलाम बनाने तक को तैयार है, देश को आर्थिक दिवालिया तक को पहुंचाने को तैयार है। क्योंकि सरकारें दिवालिया होने के कगार पर है। 40,000 करोड़ के बजट घाटे का दिल्ली सरकार जैसा छोटा राज्य अगले बार मुफ्त की दोबारा योजना आएगा तो 80,000 करोड़ के घाटे में चला जाएगा। और 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की। 2 करोड़ की आबादी को अगर 80,000 करोड़ में डिवाइड कर दिया जाए, अभी 40,000 करोड़ में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो 2 करोड़ 40,000 करोड़ में कितना रुपया पर आदमी पर कर्जा दिल्ली में है? यह आप स्वतः गणित का हिसाब है, जोड़ लीजिए। सबके पास मोबाइल है, कैलकुलेटर है, डिवाइड करिए कि 40,000 करोड़ डिवाइडेड 2 करोड़, एक आदमी पर कितना रुपया कर्जा है दिल्ली में। मुझ जैसा आदमी जो किसी का कर्जदार नहीं है, वो भी दिल्ली के कर्जे के तले दबा हुआ है, क्योंकि दिल्ली का निवासी तो मैं हूं, बेशक नागरिक मैं दिल्ली का नहीं। मित्रों, हम सब लोगों का, जिनको थोड़ी बहुत सरस्वती ने ज्ञान दिया हुआ है और चीजों को समझने की शक्ति दी है, उन सब लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि आप लोगों को अवगत कराएं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको सांप काटे का मंत्र आता है और दूर दराज किसी को सांप काट लिया है, आप वहां जाने की स्थिति में नहीं है, बीच में समुद्र है और कोई नौका नहीं है, ना पुल है, तो शास्त्र कहता है कि आप जल में उतना दूर तक जाएं जितना दूर तक आप डूब नहीं रहे, मतलब नाक तक आप पानी में जाए और यहीं से मंत्र पढ़िए। वो उस आदमी को लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन ईश्वर आपके उस प्रयास को फल देगा और उसको फिर रिलीफ देगा। और अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि आप उस पाप में भागीदार हैं। तो देश में इतना बड़ा महापाप हो रहा है, तो मुझ जैसा आदमी उसमें साझेदार नहीं हो सकता। अपने कर्तव्यों का शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करेगा और आपको अवगत कराएगा, आपको सचेत कराएगा कि आप जिस सरकार को चुनने जा रहे हैं, चाहे जिसको भी चुनने जा रहे हैं, वो आपके अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने का जुगाड़ लेकर के आपके पास आया हुआ है। हर आदमी कह रहा है कि मैं मुफ्त दूंगा, पैसा कहां से लाऊंगा कि जुगाड़ किसी के पास नहीं, क्योंकि पैसा तो सीमित संसाधन है। पैसा तो टैक्स लगा के देंगे। मतलब अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि अगर लोगों को इस सारी फुलफिल करने की नौबत आ गई, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अकाउंट का आदमी, मुझे मालूम है पैसा कहां से आता है, मतलब वो पैसा विकी के खाते से निकालेगा, राकेश परमार के खाते से निकालेगा। वो कहेगा कि जी बात नहीं, अब 30% नहीं, अब आप 60% टैक्स दीजिए। क्या यह होगा? मित्रों, आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। मैं आपको बता देता हूं, 12 रुपये किलो सीएनजी दिल्ली में था जब मैं पहली बार गाड़ी में सीएनजी फिट करवाया था। कॉमनवेल्थ गेम हुआ और दिल्ली में घोटाले के वजह से दिल्ली का बजट घाटे में पड़ गया। तो उस वक्त अचानक 12 रुपये से 28 रुपये किलो सीएनजी चली गई, 20 रुपये बढ़ गया। कहा गया कि 28 रुपये करके कहा गया कि यह कॉमनवेल्थ के घाटे को पूरा करने के लिए बढ़ाई जा रही है, बाद में इसे को वापस कर लिया जाएगा। आज 28 से 75 या 78 रुपये किलो सीएनजी गैस हो गई, जो गरीबों के लिए सबसे साधन है। हम जैसे साधारण लोग भी गाड़ी में इसलिए चलते हैं क्योंकि सीएनजी सस्ती थी। अब सीएनजी डीजल से महंगी है, क्योंकि सीएनजी में टैक्स बढ़ा करके सरकार आपके उस घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो भी कितना करेगी? गाड़ी ही कितना है जो लोग सीएनजी डलवाएंगे? सिलेंडर 200 से 250 रुपये किलो हुआ एक पर सिलेंडर हुआ करता था,
आज 803 रुपया का दिल्ली में है। मतलब इतना ज्यादा सिलेंडर पर दाम बढ़ गया। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। पैसा आपके घर से लिया जा रहा है और झोली इनकी भरी जा रही है, क्योंकि सरकार नहीं है इसीलिए 40,000 के कमोड पर पेशाब कर रहे हैं और लाख रुपया के पर्दे से अपना देह, अपना आलिशान ढके हुए हैं। मसाज की मशीनें करोड़ों की घरों में लगा रखे हैं, इसलिए कि उन्होंने आपको मुफ्त की लालच दिया है और आप ही का पैसा लूट करके खुद का घर भर रहे हैं। मित्रों, सचेत हो जाइए और पूछिए। एक टीवी विज्ञापन आता ना कि पूछने में क्या जाता है। आप पूछिए कि जब आपका बजट घाटा 40,000 करोड़ से ऊपर का जा रहा है तो आप फिर और मुफ्त देंगे तो पैसा आएगा कहां से और वो कहां से, किस खाते से भरपाई करेंगे। जब जल बोर्ड पर 70,000 करोड़ का कर्जा है तो मुफ्त में पानी देने की क्या मजबूरी है। अब आप इसको मत कहिएगा कि गरीबों को, कि केजरीवाल खुलेआम कर रहा है कि वो आपका शिक्षा बंद कर देगा या आपका फलाना मुफ्त की जो योजना है वो बंद कर देगा। मित्रों, वोट खरीदने के क्रम में कोई पार्टी पीछे नहीं है। जब कोरोना काल था, देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों को राशन मुहैया कराया था। वह एक मानवीय पक्ष था और वो होना चाहिए था। मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया था। फेसबुक पर आके कहा था, यूट्यूब पर भी वीडियो डाला था, ट्विटर पर भी, जो भी सोशल मीडिया के मेरे पास टूल्स थे सभी पर मैंने मोदी के इस निर्णय की तारीफ की थी। लेकिन अब कोरोना खत्म हो गया। अभी पिछले साल जो भी 1 जनवरी 2025 को न्यू ईयर की पार्टी हुई थी तो कई हजार करोड़ की दारू दिल्ली में बिकी। पूरे देश की दारू का आंकड़ा नहीं है, मतलब हजारों करोड़ रुपए के लोग दारू डकार गए, लेकिन फ्री की राशन लेने के लिए अभी भी कतार में खड़े हैं और सरकार उसको बंद करेगी, उसी दिन सरकार गिर जाएगी। यह मोदी समझ रहे हैं। मतलब अब वो बंद जीवन में नहीं होगा, बल्कि लोग कहेंगे कि और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। अब जो मान लीजिए हमको मिलता नहीं, इसलिए मुझे एक्यूरेट अंदाज नहीं है कि 5 किलो मिलता है कि 50 किलो मिलता है, लेकिन जो मिलता है उसके ऊपर लोग कहेंगे कि अगर 5 किलो मिलता है, लोग कहेंगे 10 किलो करिए, 5 किलो से मेरा कब पेट नहीं भर रहा है। हम चार प्राणी हैं। मतलब आप राशन दे करके लोगों को विकलांग बना रहे हैं, आलस्य दे रहे हैं, क्योंकि फिर उनको काम करने की क्या जरूरत है। मुख्य चीज भोजन होता है जिससे आदमी काम पर जाता है। जब वो खाना ही खाए हुए तो खाना मुफ्त में हो ही रहा, प्रधानमंत्री आवास योजना तो घर मुफ्त में आई है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में आई है और दवा मुफ्त आई है, तो फिर वो किस बात के लिए नौकरी करेगा और काम करेगा। और नौकरी नहीं करेगा तो देश का विकास कैसे होगा। कंपनी में अगर कामगार नहीं जाएंगे क्योंकि उनका पेट भर रहा है तो फिर प्रोडक्शन किस बात का। प्रोडक्शन नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा कहां से आएगा। और विदेशों में छोड़िए, जो देशी संसाधन उसको उपयोग कैसे होगा। देशी संसाधनों का उपयोग तभी होगा ना जब आप खेत में जाके काम करेंगे तो खेत खलिहान लहलाएंगे, आप सड़क पर जाके काम करेंगे तो हाईवे बनेगा, आप भवन निर्माण में काम करेंगे तो आपके लिए घर बनेगा। वो आप करेंगे नहीं क्योंकि आपके पास तो भरपेट भोजन है, आवास है, दवाई है, सब कुछ है, तो आप काम किस लिए करेंगे। तो सरकार हमारे नागरिकों को अपाहिज बनाने की साजिश रख रही, अपना वोट कमाने के लिए और अपना झोली भरने के लिए। मतलब जनहित और देश हित का मुद्दा किसी के पास नहीं है, सिर्फ मेरे पास है। आज यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। सोनू भाई ने लिखा है कि देश को बर्बाद कर देने ये सब। सोनू, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका उपाय है, इससे बचा जा सकता है। जब हम मतदान के लिए जाए तो इस विषय में विचार करें और नोटा का बटन दबाएं और टीवी में, वीडियो में, फेसबुक में बोलें, कहें, जैसे मैं रोज बोलता हूं। हालांकि आप मेरे वीडियो को शेयर कर दिया है, दिख रहा है। आप इसे अपने सभी ग्रुपों में शेयर करें और सबसे अनुरोध करके वो भी ग्रुप में शेयर करें, ताकि जनता में, क्योंकि देखिए आजकल मोबाइल में सबके पास खबरें पहुंच रही हैं और हर आदमी मोबाइल पर खबर से अपडेट हो रहा है। सबको पता है आजकल मेन मीडिया ज्यादा सोशल मीडिया देखी जा रही है और सोशल मीडिया का वायरल वीडियो ज्यादा असर कर रहा है सरकारों पर। तो जब हर आदमी के हाथ में आपके शेयर करने से मुद्दा जाएगा कि भाई 40,000 के करोड़ के घाटे वाले बजट में भी मुफ्त में दी जाती है, मतलब यह नेतागण हमारा हित नहीं सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं अपना चुनावी हित। तो इस विषय पर सब लोग एक राय हो जाएंगे और अगर कहीं नोटा का बटन सबने दबा दिया
तो देखिए नेता सब बर्दाश्त कर लेगा, वोट की चोट कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये वोट की चोट ही है कि बिन मांगे सवर्ण समाज को 10% के आरक्षण दे दिया उन्होंने मोदी सरकार ने। जन आंदोलन नहीं हुआ था सवर्ण समाज के आंदोलन का, ध्यान रखिएगा। सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में नोटा का सोटा चल गया था। सरकारें हैं बड़ी समझदार होती हैं, उन्होंने समझा कि यार ये तो जो मध्य प्रदेश में पिछली बार सरकार हटी थी भाजपा की, वो नोटा का सोटा से हटी थी, तो उन्होंने तुरंत 10% आरक्षण दे दिया कि अगर आपका दिमाग में तो आप भी ले लीजिए, क्योंकि आरक्षण खत्म तो कर नहीं सकती, खत्म करेगी उस दिन सरकार गिर जाएगा, देश जल जाएगा। क्योंकि आरक्षण पर पुनर्विचार पर बांग्लादेश में क्या हाल हो रहा है देख रहे हो, आरक्षण पर विचार पर मुद्दा ही आरक्षण से उठा था। तो वो तो एक छोटा देश था हमारे पश्चिम बंगाल के मुकाबले में। हमारे 140 करोड़ 50 करोड़ का देश को कौन संभाल पाएगा, दुनिया की मिलिट्री भी नहीं संभाल पाएगी अगर यहाँ कोई जन आंदोलन भग जाएगा तो बंद तो नहीं हो सकता। तुमने कहा कि बंद नहीं करेंगे, 10% तुमको भी दे देते, लो हमारा क्या जाता है, तुम मुझको वोट दो। तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तरह की देश विरोधी कृत्य का समर्थन ना करें और नोटा का सोटा चलाए, तब जाकर के सरकारों को समझ में आएगी कि जनता अपनी हितों की रक्षा करना जानती है और हमारी कलाई पहचानती है। तब जाकर के वो विकास परक राजनीति पर वोट मांगेंगे और कौन कितना विकास करेगा यह मुद्दा बनाएंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जब पहली बार सरकार में आए थे तो उनका मुद्दा विकास था, विनाश नहीं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली चुनाव में उन्होंने विनाश का साथ दिया या मौन स्वीकृति दी, क्योंकि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि मोदी के मर्जी के विरुद्ध फ्री की बात दिल्ली भाजपा सोच सकती है। क्योंकि आज के तारीख में खाता न बही, जो मोदी साहब कहे भाजपा में वही सही। इस स्थिति में अगर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है तो कौन है? अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही कंगाल आदमी है, उसको क्या मतलब है, उससे तो देश हित की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन मेरी चिंता मोदी से है, क्योंकि मेरा भरोसा भी मोदी से ही है। तो आपसे हाथ जोड़ के एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि इस विनाशकारी बात को नोटा के सोटा से रोके और सब तक यह बात पहुंचाए, और जब तक ये मुद्दा खत्म नहीं होगा तब तक मैं इसको आपके सामने रखता रहूंगा और रोज आपसे आपका आशीर्वाद मांगता रहूंगा। देश की इस दुर्दशा पर आज की चिंता इतना है, आपसे अनुरोध है कि कृपया अपनी चिंता हमारी चिंता में मिलाइए और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, ताकि सब लोगों को पता हो कि हमारे नेतागण हमारे साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं, हमारे देश को किस रसातल में लेकर जा रहे हैं। आप जरूर करेंगे इस मेरे के साथ। मैं राकेश परमार आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।